पुलिस को यहां से एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुए। लिकर किंग पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरदीप की हत्या के मामले में सबके घेरे में चल रहे सुखदेव सिंह नामधारी को शनिवार को दिल्ली की पुलिस ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर पहुंची। पुलिस ने नामधारी के ताली फार्म हाउस की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि तलाशी के दौरान पुलिस ने यहां से एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए हैं, लेकिन पुलिस अभी उन हथियारों की तलाश में भी लगी हुई है जो हत्या वाले दिन इस्तेमाल किए गए थे। इस दौरान एक रिवॉल्वर और 5 कारतूस मौके से बरामद किए, लेकिन पुलिस उन हथियारों की तलाश में भी लगी हुई है जो हत्या वाले दिन इस्तेमाल किए गए थे। कार्रवाई होगी, हमारे वकील के रहते हुए होगी। इन्होंने हमारे किसी भी वकील को कोई इन्फॉर्म नहीं करा। सुखदेव सिंह जी को लेके आए और घर पे आके और हमारे साथ ये ऐसे जाति कर रहे हैं। कोई भी लीगली काम नहीं कर रहे। जब कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया तो ये क्यों कर रहे हैं? ये अभी लेके आए हैं और कल कोर्ट ने इनको आदेश दिया भी जो भी आप कार्रवाई करोगे, जो हमारे वकील हैं, वकीलों के रहते हुए करोगे आप कोई भी कार्रवाई। और जो बिना वकील के अपनी मर्जी से मनमानी कर रहे हैं, कोर्ट की भी उल्लंघना कर रहे हैं। वहीं यह भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस को तलाशी के दौरान ताली फार्म हाउस से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। इसमें एक पासपोर्ट व कई अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल हैं। पोंटी चड्ढा हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता सुखदेव सिंह नामधारी चारों ओर से घिरते नजर आ रहे हैं। नामधारी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने प्रोफाइल में गुरुकुल कांगड़ी से जुड़े होने की बात बताई, जबकि गुरुकुल कांगड़ी ने नामधारी से किसी भी तरह के कनेक्शन से इनकार कर दिया है। फेसबुक पर नामधारी ने खुद को हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी से जुड़े होने की जानकारी दी, लेकिन गुरुकुल कांगड़ी इस कनेक्शन को सिरे से नकार रहा है। गुरुकुल कांगड़ी ने नामधारी के दावे से इनकार करते हुए कहा कि उनका नामधारी से कोई भी नाता नहीं है। आखिर जिस शख्स पर दर्जनों गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं, वो कैसे अपने आप को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विश्वविद्यालय विभाग का प्रबंधक बता रहा है? यहाँ इस प्रकार का न तो प्रबंधक का कोई पद रहा है और न ही इस प्रकार का सुखदेव नामधारी नाम का कोई भी व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड हमारे कार्यालय के ऑन रिकॉर्ड ना तो यहाँ पर उसकी नियुक्ति हुई है और ना ही कोई ऐसा नियुक्ति पत्र हमारे कार्यालय में उपलब्ध है। खैर, मामला जो भी हो, अब नामधारी के इस कनेक्शन की पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। कहते हैं जब विपदा आती है तो फिर साया भी साथ छोड़ देता है। ऐसा ही नामधारी के साथ हुआ। जी हाँ, कल तक भाजपा नामधारी को बचाने की जुगत में लगी थी, लेकिन आज भाजपा ने उसे अपना कार्यकर्ता मानने से भी इनकार कर दिया है। सुखदेव सिंह नामधारी बकौल दिल्ली पुलिस नामधारी पोंटी चड्ढा और हरदीप हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता था। दिल्ली पुलिस नामधारी के खिलाफ सबूत तलाशने में भी लगी है। ऐसे में भाजपा शासनकाल में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने नामधारी को भाजपा अब अपना कार्यकर्ता मानने से भी इनकार कर रही है। जी हां, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष लाखीराम जोशी का तो यही कहना है, सुखदेव सिंह नामधारी का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। साफ है, अपने गले की फांस निकालने के लिए जब भाजपा को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने नामधारी के नाम से ही पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया है। नामधारी के मामले में भाजपा का ताजा बयान इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अगर नामधारी भाजपा का सदस्य नहीं था तो फिर निशंक सरकार ने उन्हें लाल बत्ती देने में दरियादिली क्यों दिखाई। सुखदेव सिंह नामधारी को दिल्ली पुलिस ने बाजपुर में जाकर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड में भी भेज दिया। इन सब के बीच आपको ये लग रहा होगा कि नामधारी को काफी कुछ भुगतना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। बात चाहे दिल्ली पुलिस की हो या उत्तराखंड पुलिस की, वर्दी के सामने भी नामधारी का रसूख अपने रंग में रहा। पुलिस उसे आम आरोपी की तरह नहीं बल्कि खास हस्ती की तरह ट्रीट कर रही है। यही वजह है कि दोनों राज्यों के पुलिस वाले भी नामधारी से हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने के लिए लालायित दिखे। इस तस्वीर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई आरोपी नहीं बल्कि कोई सेलिब्रिटी हो। देखा आपने नामधारी से दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी कैसे हाथ मिला रहे थे। ये वही नामधारी है जिनको पुलिस ने पोंटी चड्ढा और उनके भाई के मर्डर केस में गिरफ्तार किया है। तल्ख बयानों के महारथी और सपा सरकार के मंत्री आजम खान के बयान पे एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। आजम खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी का हाथ हो सकता है। उत्तर प्रदेश में हुए दंगों पे आजम खान ने कहा कि इन दंगों में सरकार का कोई हाथ नहीं है। इस दंगे में गुजरात के किसी व्यक्ति होने का हाथ हो सकता है। उनका इशारा नरेंद्र मोदी पे था। आजम खान ने कहा कि सरकार ने दंगा पीड़ितों की पूरी मदद की है और उनको सरकार से कोई शिकायत नहीं है।
इसके अलावा आजम खान ने शाहिद सिद्दीकी और सैयद शहाबुद्दीन पे वार करते कहा कि दिल्ली में बैठ के गुजरात के पीड़ितों पे बोलने वालों की वो कड़ी निंदा करते हैं कि जो दंगे हुए हैं इन दंगों में नुकसान पाने वाले लोग भी सरकार की नीयत को नहीं बुरा कहेंगे और यही कहेंगे कि ये दंगे सरकार की तरफ से नहीं हुए हैं। कहां से ये डील हो रहा होगा? मुमकिन है इन दंगों में गुजरात का भी कोई हाथ, मुमकिन है इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री जी और वहां के होने वाले प्रधानमंत्री साहब जो अपने आप को स्वयं डिक्लेयर कर चुके हैं उनकी कोई शमूलियत भी हो। कि जो दंगे हुए हैं इन दंगों में नुकसान पाने वाले लोग भी सरकार की नीयत को नहीं बुरा कहेंगे और यही कहेंगे कि ये दंगे सरकार की तरफ से नहीं हुए हैं। कहां से ये डील हो रहा होगा? मुमकिन है इन दंगों में गुजरात का भी कोई हाथ, मुमकिन है इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री जी और वहां के होने वाले प्रधानमंत्री साहब जो अपने आप को स्वयं डिक्लेयर कर चुके हैं उनकी कोई शमूलियत भी हो। आजम खान को करारा जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि सरकार असफलता के कारण अवसाद में है। आजम खान को 15 दिन के लिए नरेंद्र मोदी की क्लासेस ले लेना चाहिए, तब उनको सरकार चलाना आ जाएगा। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली है। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि अखिलेश तुम सावधान रहना और देखना कि सरकार की छवि जनता के बीच खराब न होने पाए और जनता निराश न हो पाए। मौका कोई भी हो, सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की चिंता साफ दिखाई पड़ जाती है। मौका था राजनारायण जी के जन्मदिन का, समाजवादियों को सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को सावधान रहने की नसीहत दे डाली। मुलायम ने अखिलेश यादव से कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर विश्वास किया है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई है, इसलिए जनता किसी भी कीमत पर निराश नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, 100 में 100 नंबर देने के बाद मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कामकाज की तारीफ की है। मुलायम ने कहा है कि अखिलेश यादव नौजवानों और किसानों के साथ साथ गरीब जनता के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। आज हम सब लोग बंधु राजनारायण जी को याद कर रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से स्मरण पेश करता हूँ। जहाँ तक लोक बंधु राजनारायण जी के सवाल है, हमारे तमाम वरिष्ठ सीनियर नेताओं ने, समाजवादी चिंतकों ने बहुत अपने विस्तार से बात रखी है। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए ये भी कहा है कि किसी भी कीमत पर सरकार की छवि जनता के बीच खराब नहीं होनी चाहिए। मतलब साफ है कि भले ही ये नसीहत उत्तर प्रदेश के लिए हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुलायम की निगाहें दिल्ली पर हैं। प्रदेश सरकार भले ही केंद्र सरकार की तारीफों के पुल बांधे कि केंद्रीय योजनाओं से प्रदेश को कई लाभ हुए, लेकिन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्रदेश को करोड़ों का नुकसान होने जा रहा है। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार भले ही योजना बजट 8200 करोड़ के पास पहुंचाकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन स्थिति यह है कि प्रदेश को मिलने वाले 13वें वित्त आयोग के तहत मदों में केंद्र सरकार ने कटौती करनी शुरू कर दी है और हमारे सियासतदान और अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी को घटाकर 1.61% से घटाकर 1.11% कर दिया है, जिससे राज्यों को अगले 5 साल में लगभग 7,343 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। वहीं केंद्रीय अनुदान के प्रतिशत को भी 4.5% से घटाकर 1.5% कर दिया गया है, जिससे अगले 5 सालों में 2400 करोड़ रुपए राज्य सरकार को विकास के लिए कम मिलेंगे। ऐसे में साफ है उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य के लिए ये एक बड़ा झटका है। केंद्र सरकार की इस बेरुखी से मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा राज्य सरकार को कोस रही है, लेकिन इस पूरे मामले में कोई दोषी है तो है भाजपा सरकार। जी हाँ, क्योंकि जब 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो रही थी तब प्रदेश में भाजपा की ही सरकार थी। ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस आजकल कुछ ज्यादा ही काम करने लगी है। शायद थकान मिटाने के लिए जब वर्दीधारी 2 घूंट मारने बैठते हैं तो उन्हें यह होश नहीं रहता कि कितनी पीनी है, इसीलिए पीकर इतना टुल्लू हो जाते हैं कि उठने का भी होश नहीं रहता। तभी तो दूसरे खाकी वाले भाई अपने साथी को उठाने पहुंचते हैं और कहते हैं, चल मेरे भाई
कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लेकिन मेरठ की सुरक्षा व्यवस्था का बोझ उठाते उठाते शायद ये इतना दब चुके हैं कि इन्हें खुद उठने का होश नहीं रहा। इसलिए 4-4 पुलिस वाले वर्दी की इज्जत बचाने की कोशिश में जुटे हैं। मेरठ के लालकुर्दी इलाके के तिलक रोड पर इस टूल सिपाही को देखने के लिए काफी भीड़ जमा हो गई। हालांकि अधिकारी भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। नोएडा के जेएसएस कॉलेज में बीटेक की छात्रा द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आया है। हालांकि खुदकुशी के सही कारणों का अभी कुछ पता नहीं चल सका है। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित हाई प्रोफाइल कॉलेज में पढ़ने वाली नूर नाजिमा नामक एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि छात्रा उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली थी। वह यहां कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी, लेकिन छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया, इस बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना दिए बिना जिस तरह शव को उतार लिया गया, उससे कहीं न कहीं कॉलेज प्रबंधन पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। वहीं दूसरी ओर प्रबंधन का कहना है कि छात्रा कुछ दिनों से तनाव में थी। परिजनों का कहना है कि छात्रा पढ़ाई में अव्वल थी। घटना से एक दिन पूर्व ही छात्रा के चाचा ने उससे मुलाकात की थी। उस वक्त वह ठीक थी। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की सही जानकारी मिल सकेगी। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कटियार ने केंद्र की यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। विनय कटियार ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली यूपीए 2 सरकार पर ये कहते हुए निशाना साधा कि वो 2001 में संसद पर हुए हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु को बचाना चाहती है। एक निजी कार्यक्रम में फर्रुखाबाद पहुंचे विनय कटियार ने कहा कि सरकार वोट बैंक की खातिर अफजल गुरु को फांसी देने में देरी कर रही है। वहीं किसानों की कर्ज माफी के अखिलेश सरकार की घोषणाओं पर विनय कटियार ने कहा कि सपा सरकार किसानों को बेवकूफ बना रही है, क्योंकि सहकारी बैंक पहले से ही घाटे में चल रहे हैं और उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को हर साल बड़ी धनराशि देनी होती है। उधर नितिन गडकरी के घोटाले में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर विनय कटियार ने कहा कि बीजेपी उड़द की काली दाल है, इसमें कुछ भी अलग से काला नहीं है। जल को बचाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये भी आतंकवादियों को बचाने का काम करती है, चाहे बटला हाउस का हो, चाहे संसद पर हमला जो हुआ है उसमें अफजल गुरु को फांसी देने का मामला हो, ये बचाने का काम किया है। कुछ और ऐसी शर्तें लगा दी हैं। मेरा ये कहना है कि किसानों को अगर आप ऋण माफ करना चाहते हो तो जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनसे जिन किसानों ने पैसा लिया है वो आप कब माफ कर रहे हो, या किसी भी बैंक से पैसा किसान ने अगर दिया है खेती के काम के लिए तो वो आप कब माफ कर रहे हो। विनय कटियार ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी और कहा कि अगर नितिन गडकरी के ऊपर लगाए जा रहे आरोपों में यूपी 2 सरकार को दम नजर आता है तो वो इसकी जांच करा ले, लेकिन इसके साथ ही साथ सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। महंगे शौक, ब्रांडेड कंपनी के घड़ियां और चश्मों, इसके साथ साथ हाईफाई मोबाइल पर बात करने की आदतों ने 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अपराधियों की श्रेणी में ला खड़ा किया। इलाहाबाद के 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने इंटरनेट के जरिए फर्जीवाड़ा कर कई लोगों के बैंक अकाउंट से न सिर्फ लाखों रुपए निकाले बल्कि अपने शाही खर्चों में देखते ही देखते उड़ा भी दिए। पिछले कई दिनों से पुलिस को ये शिकायत मिल रही थी कि उनके अकाउंट से अचानक पैसा गायब हो जाता है। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि कुछ लोग एटीएम का फर्जी नंबर डालकर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तब पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाकर दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से कई एयर और रेल टिकट, महंगे लैपटॉप, घड़ियां, चश्मे बरामद किए गए हैं। इन अपराधियों की खास बात ये थी कि ऑनलाइन पैसा निकालने के बाद पिज्जा खाना नहीं भूलते थे। हरिद्वार पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर डकैती, लूटपाट और हत्या के कई मामले दर्ज हैं।
मुखबिर की सूचना पर हरिद्वार के श्यामपुर पुलिस ने चिड़ियापुर के पास विनोद नामक इस शख्स को पकड़ा। पुलिस का कहना है कि विनोद अपने 9 साथियों के साथ 2007 में पौड़ी गढ़वाल के व्यापारी रघुवर दत्त से 43 लाख रुपए लूटे थे। इस मामले में पुलिस